नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं भूगोल के प्रथम अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ को पढ़ेंगे। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको आपके चैप्टर के उन महत्वपूर्ण टॉपिक से अवगत कराना है तथा आपको इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी परेशानियां हैं, सभी जितने भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बनते हैं, सब इन्हीं चैप्टर में, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी PDF नोट्स में हैं, इसी वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक भूगोल चैप्टर 1 का नोट्स का भी काम करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये टॉपिक है आप लोग का कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। बोल जा रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। बोला जा रहा है कि हम अपने जो जीवनचर्या में दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग ब्रश का प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए साबुन व पानी का प्रयोग करते हैं, भोजन करने के लिए रोटी चावल का प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या है? संसाधन है। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। भौतिक में भूमि हो सकती है, मृदा हो सकती है, जल हो सकता है, खनिज हो सकता है। जैविक में बात किया जाए तो वनस्पति हो सकती है, वन्य जीव हो सकते हैं और जलीय जंगली जीव भी हो सकते हैं, जलीय जीव हो सकते हैं। ठीक है, एक नोट्स करके लिखा गया है कि प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये टॉपिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। किसके द्वारा कहा गया है? तो जिमरमैन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन, जिसे बायोटिक रिसोर्स कहा जाता है। बोल रहा है कि ऐसा संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद हों तथा जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। सजीव का मतलब हो गया जो शोषण कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। तो वैसे संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो तथा जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन और अन्य प्राणी समुदाय सभी सजीव ही हैं। दूसरा प्रकार है कि अजैव संसाधन, यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेज। बोला जा रहा है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं कर सकती, उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर बोला जाए तो संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला बोला जाए नवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन जिसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी कहा जाता है। इसमें बोल दे रहा है कि वैसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उसका अगर आप लोग एक बार प्रयोग करते हैं तो उसका दोबारा भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो कभी खराब नहीं होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती है, पवन ऊर्जा, जल हो गया, विद्युत हो गया, वन हो गया, वन्य प्राणी, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बोल जा रहा है कि वैसे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में आप लोग कोयला ले सकते हैं, पेट्रोलियम ले सकते हैं। इसका जब आप लोग एक बार प्रयोग कर देते होंगे, अपने मोटर बाइक में इसको तेल को भरवा देते होंगे तो वह यूज हो जाता है, तो फिर उसका दोबारा आप लोग यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको कैसे संसाधन बोला गया है? अनवीकरणीय संसाधन बोला गया है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, जिसे इंडिविजुअल रिसोर्सेस भी कहा जाता है। बोला जा रहा है कि वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। मतलब कि वह जो भी सामान है वह आप ही का है, लेकिन उसके बदले आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? आप लोग लगान दे रहे हैं, यानी कि टैक्स दे रहे हैं। जैसे कि भूखंड है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो
तो आपके घर जब ज़मीन कोई होगा तो उसका रसीद कटता होगा, अर्थात उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता होगा। घर है वो अन्य जायदाद, बाग बगीचा है, तालाब कुआं, सब आप ही का संपत्ति है, लेकिन इसके बदले हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। अगला बोला जाए कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज। बोला जा रहा है कि वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में हो, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। लेकिन वैसे ही आपके गांव में मस्जिद होगा, मंदिर होगा, ठीक है, अन्य प्रकार के गुरुद्वारा होगा। अगर आप बढ़िया इलाके में रहते होंगे शहर में, तो शहर में ही अग्रसर गुरुद्वारे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि कोई सामुदायिक भवन होगा, जैसे कि अगर ग्राम पंचायत होगा, तो ये सभी सामुदायिक चीज़ें हैं। यहाँ पे किसी खास व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक खास समुदाय का आधिपत्य होता है। कोई भी वहाँ पे जाके रह सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गए मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान। अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। तो किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। अगर एक तरफ से बोला जाए राष्ट्रीय संसाधन, तो आप हमारे देश में, हमारे इस भारत देश में जितनी भी वस्तुएं हैं, मकान से लेके ज़मीन तक, हर कुछ वस्तु वह राष्ट्रीय संसाधन ही है। अगर इसको समुद्र स्तर पर देखा जाए, महासागर स्तर पर देखा जाए, तो हमारे तट से 200 किलोमीटर के बाद तक का जितना भी इलाका पड़ता है, 200 किलोमीटर तक, वह सब राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात किया जाए तो बोला जा रहा है कि यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज, बोला जा रहा है कि समुद्र तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण जो होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। लेकिन समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक अंतर हमने बता दिया कि वह राष्ट्रीय संसाधन है, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद वाला जितना भी क्षेत्र पड़ता है उस सब को, वो सब कौन रखता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसको कहा जाता है। जिसका जो बोला जाए कि ऐसे संसाधन का जो नियंत्रण है, देख रेख को अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। फिर है अगला कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संभावित संसाधन, जिसे पोटेंशियल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। बोला जा रहा है कि वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। और संभावित संसाधन का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, मतलब वैसी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे तो मौजूद है, लेकिन अभी उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन बाद में आगे चल कर के उसका उपयोग होगा, उसे क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्र का जो खनिज है, ठीक है, और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा, अभी तक इसका राजस्थान और गुजरात में है पवन और सौर ऊर्जा, तो इसका कोई अभी तक उतना महत्वपूर्ण हम लोग का यूज नहीं है, क्योंकि हमारे पास महत्वपूर्ण संसाधन अभी हैं, लेकिन जैसे वह संसाधन खत्म होंगे तो हमारा इनका उपयोग पड़ेगा। जो हिमालयी क्षेत्र के खनिज होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि काफ़ी गहरे जो मिट्टी को खोद करके निकाला जाता है। दूसरा संसाधन है कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध हैं तथा उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, मतलब वैसे संसाधन जिसके उपयोग के लिए जो प्रभावी तकनीक उपलब्ध है कि हाँ इसका उपयोग होगा, लेकिन उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण है, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि हम इतना ही उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या करते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। तीसरा है भंडार संसाधन किसे कहेंगे, स्टॉक रिसोर्सेज। तो बोला जा रहा है कि वैसे संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, मतलब हमारे यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन परंतु सही तकनीकी की विकास नहीं होने के कारण उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। मतलब अभी उसका भंडार, मतलब एक जगह उसको एकत्रित करके रख दिया गया है, लेकिन अभी उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। जैसे कि जल हमारे पास वो तो बहुत चीज़ है, बहुत है, लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, आप लोग तो जानबे करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई हमारे पास उपयोग नहीं है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध है, लेकिन अभी हमारे पास सही तकनीक विकसित नहीं हुई है जिस कारण हम लोग इसका उपयोग कर सकें। आप लोग जानते हैं कि जो जल होता है उसमें ऊर्जा उत्पादन की बहुत ही क्षमता पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद चौथा है कि संचित कोष संसाधन किसे कहेंगे। तो इसमें लिखिएगा कि वैसे संसाधन भंडार जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं, जो कि एक भविष्य की पूंजी है, ठीक है। अगला टॉपिक है कि संसाधन नियोजन किस प्रकार से करेंगे। मतलब तो संसाधन तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उसको सुरक्षित किस प्रकार रखेंगे कि वह बर्बाद ना हो। तो बोला जा रहा है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन में निहित है, मतलब उसका हमारा जितना उपयोग है हम उसका ही उतना उपयोग करें, वही संसाधन नियोजन कहलाता है।
भारत के कई राज्य के पास खनिजों की प्रचुर भंडार है, लेकिन अन्य संसाधनों की कमी है। भारत में ही कई प्रचुर भंडार हैं, ठीक है। राजस्थान में भी बहुत प्रचुर भंडार है, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है। बिहार में भी खड़िया है, ठीक है, बहुत सारे प्रचुर भंडार हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ की, कुछ संसाधन की कमी जरूर है। फिर बोल रहा है कि संसाधनों का संरक्षण, बोला जा रहा है कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर संसाधन का संरक्षण जरूरी है। हम लोग भी क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी हम लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन कुछ बर्बाद भी कर देते हैं। तो हम लोग संसाधन का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग इसका दुरुपयोग कर देते हैं। इसलिए संसाधन को बचाना जरूरी है, ठीक है। जिसमें कुछ लोगों के महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि महात्मा गांधी के इसमें विचार है कि हमारे पास तो पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी का विचार है। उसके बाद मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान संसाधन के संरक्षण के हित में था। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, जिसमें उन्होंने पेड़ को चारों तरफ से चिपक करके ठेकेदार को पेड़ काटने से बचाया था। संदीप पांडे के द्वारा वर्षा जल संचय का कृषित भूमि का विस्तार किया गया। वर्षा जल को संचय करके, इकट्ठा करके जो मतलब कृषि किया जाने लगा, जिससे संसाधनों का दोहन नहीं हुआ। ये अत्यंत सराहनीय कदम थे इन लोगों के। बोला जा रहा है कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ है, तो संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सम्मेलन हुए हैं। जैसे कि सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी कि संसाधन का संरक्षण किया जाए। उसके बाद 1974 ईस्वी में शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी की विचार प्रकाशित हुए थे। 1987 ईस्वी में ब्रूटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के लिए कारगर सिद्ध हुआ, ठीक है। फिर 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको याद कर लीजिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन संसाधन के संरक्षण हेतु रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित किया गया था। वही 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। अगला और लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन को 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष हम लोग 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर फर्स्ट हुआ ख़त्म। और अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव है, वह आपके समक्ष लेके आया जाए। तत्पश्चात उसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।